हेलो फ्रेंड। आज हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसके पहले का मेरा वीडियो में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी चार्ज के चलते जो है एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता था, तो वो था आपका 1/4πε0 Q/r²। तो ये पार्ट जो है एक कांस्टेंट के रूप में है जो कि K है, और एक सोर्स चार्ज है Q, और आपका Q के अराउंड कोई r डिस्टेंस पर जो उसका एक फील्ड के रूप में फील होता था, जो कि इन्वर्स स्क्वायर के रूप में आपका है। तो आप देखिए कि ये जो सोर्स चार्ज Q है, तो सोर्स चार्ज Q जो है वो उसके अराउंड हमारा एक इमेजिनरी लाइन फील्ड के रूप में फील होता है। जैसे कि मैग्नेट आप ले रहे हैं, तो मैग्नेट में दिखता तो नहीं है कि क्या निकल रहा है, मगर महसूस हम करते हैं कि कुछ तो है, जो कि उसके सराउंडिंग में कोई चीज़ मेटालिक फेरस मेटल के रूप में कोई चीज़ आता है तो उसको वो खींच लेता है। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज के सराउंडिंग में अगर सपोज करिए कि इसको हम ढक भी देते हैं तो भी इसका जो इफेक्ट है वो महसूस होता है कि कोई एक टेस्ट चार्ज r डिस्टेंस पर हम रखते थे, तो ये इस पर एक फोर्स लगता था, आइदर अट्रैक्शन का या फिर रिपल्सन का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो r डिस्टेंस पर निर्भर करता है। जैसे जैसे हम सोर्स चार्ज से दूर जाते हैं, फील्ड जो है थोड़ा कमज़ोर फील होता है, और नज़दीक आते हैं तो ये हमको मजबूत के रूप में मिलता है। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर टॉपिक के रूप में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब मान के चलिए कि आपका जो सोर्स चार्ज है उसके सराउंडिंग में जो है फील्ड के रूप में निकल रहा है, तो ये कुछ फिगर में दिखाई पड़ रहा है कि इस तरह का हमारा फील्ड लाइन के रूप में निकल रहा है। इसमें तो हम लिमिटेड ड्रॉ किए हैं, मगर ये मान के चलिए कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ फील्ड लाइन के रूप में हमारा निकल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी है एक तो, क्योंकि इसका डायरेक्शंस होता है और मैग्नीट्यूड्स होता है, और इसलिए इस पर वेक्टरियल फॉर्म के रूप में हम लोग दिखाते हैं ई एरो के रूप में। तो इसका पिक्चर के रूप में हम लोग दिखा रहे हैं कि हमारा अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक तरह से उससे क्या हो रहा है कि ओरिजिनेट हो रहा है आउटवर्ड, ये ओरिजिनेट हो रहा है बाहर की तरफ। ठीक है, हमारा ऐसा फील हो रहा है कि ये जस्ट एक कन्वेंशन के रूप में हम ले रहे हैं कि हमारा बाहर की तरफ फील्ड आ रहा है। ठीक है, और वही नेगेटिव चार्ज अगर हम लेते हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो टर्मिनेट हो रहा है सोर्स चार्ज की तरफ टर्मिनेट हो रहा है। तो फील्ड के बारे में जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया है कि जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा फील्ड जो है कमज़ोर होते चला जाता है। मतलब कि ई जो है वो इन्वर्स r² पर निर्भर करता है। क्यू पर तो प्रोपोर्शन के रूप में है कि जितना चार्ज का अमाउंट है, जितना ज़्यादा होगा उतना ही बड़ा फील्ड बनाएगा, उतना ही मजबूत फील्ड बनाएगा। तो सोर्स चार्ज पर तो निर्भर करता है, मगर मेन रूप से जो है वो आपका जो उसका
रेडियल डिस्टेंस जो है उस पर निर्भर करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज ओरिजिनेट आउटवर्ड, ये हम लोग देखें कि बाहर निकलता है रेडियली। रेडियली का मतलब ये हुआ कि एक तरह से हम कोई स्फीयर के रूप में हम फील कर रहे हैं, तो उसके सेंटर से सारा जो निकल रहा है उसको रेडियल के रूप में हम लोग कह रहे हैं कि रेडियली बाहर निकल रहा है, या फिर नेगेटिव चार्ज में जो है टर्मिनेट होता हुआ हमको ऐसा फील होता है। तो अगर हम इसको फील्ड लाइन के रूप में हम दिखा रहे हैं, तो आप देखिए कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो नज़दीक वाला जो है वो थोड़ा बड़ा है, उसके बाद छोटा होते 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 छोटा होते होते इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, ख़त्म नहीं हो रहा है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि ख़त्म नहीं हो रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। भले कमज़ोर होता जा रहा है मगर फील्ड तो है, और लाइन के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह एरो साइन से दिखा रहे हैं, और एरो का जो है साइज छोटा करते हुए हम चले जा रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्शंस ऑफ फील्ड विथ देयर लेंथ प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। तो डायरेक्शंस ऑफ फील्ड विथ देयर लेंथ, लेंथ जो है हमारा एरो का जो दिखा रहे हैं फील्ड लाइन में, ठीक है, वो डायरेक्ट रूप से हमको उसके स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा है कि बड़ा अगर एरो का साइज है, उसका मतलब कि उसका जो है स्ट्रेंथ फील्ड का जो है वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू दूसरा। तो इस तरह एरो साइन से हम ठीक से समझ सकते हैं कि हमारा किस डिस्टेंस पर है और क्या उसका स्ट्रेंथ होगा, उसका एरो का हम साइज देखकर कर सकते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टी के रूप में हम यहाँ पर फील्ड लाइन में देख रहे हैं, और इलेक्ट्रिकल फील्ड के रूप में, कि ये जो है E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये पीछे के वीडियो में भी हमने डिस्कस कर चुका है, आप उसको देख लीजिएगा। द वेक्टर गेट्स शॉर्टर एज वन गोज अवे फ्रॉम ओरिजिन। The force acting on Q unit positive charge placed at the tails of the arrow। तो जो आप देख रहे हैं कि जब हम कोई टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, ठीक है, तो उस पर जो फोर्स लग रहा है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरो के टेल पर रख कर। ठीक है, कि उधर का जो डायरेक्शंस होगा, तो एक तरह से मिला जुला के जो है आपका फील्ड का जो डायरेक्शंस, फील्ड तो डिपेंड करेगा आपका सोर्स चार्ज पर। अगर पॉजिटिव है तो ओरिजिनेट हो रहा है, और नेगेटिव है तो टर्मिनेट हो रहा है। बट हमारा जो टेस्ट चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज के हिसाब से हमारा फोर्स दिखाई पड़ेगा। तो अब मान लीजिए कि थोड़ा देर के लिए कि हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज नेगेटिव है, तो यहाँ से फील्ड तो हमारा ऐसा निकला, बट क्या है कि फोर्स जो है वो अट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अट्रैक्ट हो गया, तो फोर्स का डायरेक्शन तो हमारा एक तरह से चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह नेगेटिव चार्ज अगर हम ले रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं तो अट्रैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं तो ये हमारा रिपेल करते चला जाता है। तो अब यदि हम लोग सारे ये जो एरो जो निकल रहा है, इसको हम क्या किए कि कनेक्ट कर दिए माने कि जो टुकड़ा टुकड़ा में हम लोग दिखा रहे हैं, इसको पूरा का पूरा हम लोग क्या किए कि कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो वो एक तरह से हमारा फील्ड लाइन के रूप में हो गया। तो कनेक्टिंग द एरो पॉइंटिंग इन वन डायरेक्शन एंड द रिजल्टिंग फिगर रिप्रेजेंट ए फील्ड लाइन, वी गेट मेनी फील्ड लाइन।
तो अभी जो है हम सारा कनेक्ट कर लिए, ठीक है। यहाँ पर तो टुकड़ा टुकड़ा एरो के रूप में हम जब दिखा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसका कम है, कि कौन डायरेक्शंस में है, क्या है, ये सारा बात तो समझ में आ रहा है। मगर मान ऐसा तो होता नहीं है, एक्चुअली फील्ड निकल रहा है तो कंटिन्यूअस के रूप में रहेगा, तो हमको कंटिन्यूअस फील्ड लाइन के रूप में हमको उसको डिस्कस करना होगा। तो अगर हम कंटिन्यूअस कर दे रहे हैं तब फिर हम कैसे जानेंगे कि उसका स्ट्रेंथ वगैरह क्या है, कैसे है, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को जो है हम दूसरे ढंग से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा ऐसे में क्या हो रहा है कि वी लॉस्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रेंथ। जब हम पूरा का पूरा कनेक्ट कर दे रहे हैं तो उसके स्ट्रेंथ के बारे में जज करना हमारा मुश्किल हो जा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड के बारे में, ठीक है। तो फिर यहाँ पर दूसरा एक कंसेप्ट हम लोग लेके आ रहे हैं क्या, कि नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। तो जब हम डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस से रिलेटेड बात करेंगे तो फिर हमारा जो स्ट्रेंथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो E इज strong near the charge, so the density of field line is more near the charge and line are closer। तो डेंसिटी एक्चुअली होता क्या है कि नंबर ऑफ लाइन, फील्ड लाइन एक पर्टिकुलर एरिया में कितना ज़्यादा है, कितना क्लोज है, उस पर हम फील्ड का स्ट्रेंथ से रिलेटेड हम लोग समझते हैं कि किसी एरिया में जो है हमारा कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है और कितना क्लोज है, उस पर जो है हम समझेंगे कि हमारा फील्ड का स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा है या कम है। अवे फ्रॉम द चार्ज फील्ड गेट्स वीकर। जैसे जैसे हम सोर्स चार्ज से दूर होते जा रहे हैं हमारा फील्ड कमज़ोर होते जा रहा है। द फील्ड गेट्स वीकर एंड डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज लेस, रिजल्टिंग इन वेल सेपरेटेड लाइन। तो यहाँ पर एक फिगर देखिए कि इस फिगर में हमारा एक पॉइंट सोर्स चार्ज यहाँ पर जो है हमारा वहाँ से फील्ड निकल रहा है, ठीक है। तो एक एरिया ए है आपका, एक एरिया ए है और एक एरिया ए है, और आप देखिए कि दोनों जो है वो क्या है कि अलग अलग डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो अलग अलग डिस्टेंस पर है। अब देखिए कि यहाँ पर क्या है कि इस एरिया से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे फील्ड निकले, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, ठीक है। और यही 1 से लेकर 9 तक इससे इस एरिया से भी निकल रहा है, मगर दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पर जो फील्ड लाइन है वो काफ़ी क्लोज दिख रहा है, जबकि जैसे जैसे हम ओरिजिन से दूर होते जा रहे हैं हमारा फील्ड लाइन क्या हो रहा है, सेपरेट होते जा रहा है। तो फील्ड लाइन सेपरेट होगा तो ऐसे में उसका स्ट्रेंथ कमज़ोर होते चला जाएगा, जितना क्लोज रहेगा उतना ही ज़्यादा। तो यहाँ पर जो बातें लिखी हुई है कि फील्ड गेट्स वीकर एंड डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज लेस, रिजल्टिंग इन वेल सेपरेटेड लाइन। तो जैसे जैसे दूर हो रहे हैं हमारा डेंसिटी जो है वो कम होते चला जा रहा है। तो डेंसिटी के रूप में देखिए कि अगर एक क्रॉस सेक्शंस के रूप में हम लेते हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ लाइंस जो है हमको ज़्यादा मिल रहा है, जबकि यहाँ पर हमको कम मिल रहा है। अब ये भी एक बात है कि क्या है कि दो अलग अलग, कोई मान लीजिए कि आदमी है और उसको बोला गया कि भाई आप फील्ड लाइन जो है रिप्रेजेंट कीजिए, तो एक ने फील्ड लाइन के रूप में केवल 4 ही ड्रॉ करके दिखाया
अगले ने 8 ड्रॉ करके दिखाया, तो क्या दूसरे का जो है फील्ड लाइन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग के रूप में दिखा रहा है और पहले वाले का कम दिखा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि एक पर्टिकुलर जगह पर आप देखिए कि अगर यहाँ पर इसका फील्ड लाइन जो है, ठीक है, जो है और यहाँ पर जो है, तो उसमें क्या है कि हम डेंसिटी से जज कर रहे हैं और डेंसिटी में देख रहे हैं कि दोनों सेम ही बात है, दोनों सेम ही बात है कि अगर इसी को हम अलग से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, थोड़ा दूर और बढ़ें, ठीक है, थोड़ा दूर और बढ़ें, मान लीजिए कि ये हमारा यहाँ पर है और इस तरह से हम जो दिखला रहे हैं, तो आप देखिए कि इसको हम डेंसिटी के हिसाब से जब देखना चाहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर दूर होते जाएंगे तो हमारा जो है फील्ड लाइन जो है ना सेपरेट होते चला जा रहा है और ऐसे में क्या है कि उसका स्ट्रेंथ जो है हमारा कमज़ोर होते चला जा रहा है। तो चाहे नंबर ऑफ लाइन हम जितना भी ड्रॉ करें, ठीक ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, हम डेंसिटी से ही हम स्ट्रेंथ का, फील्ड का जो है स्ट्रेंथ उस पर जज करते हैं। तो यहाँ पर जो है कि अनदर पर्सन्स में ड्रॉ मोर लाइन बट द नंबर ऑफ लाइन्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो नंबर ऑफ लाइन्स कितना है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज फील्ड लाइन्स आर सब्जेक्टिव बट डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन इज ऑब्जेक्टिव। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है हमारा डेंसिटी है और डेंसिटी में आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन के साथ उसका क्लोजनेस से रिलेटेड है, कितना क्लोज के रूप में आपका है। इट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लाइंस इन डिफरेंट रीजन आर। तो जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा निश्चित रूप से हम उसका एक कंपेरिजन में रिलेटिव टर्म के रूप में देख रहे हैं कि हमारा आर के पर और एस पर क्या क्या हमारा कितना क्लोज और कितना नंबर ऑफ लाइंस हमको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक सॉलिड एंगल का भी कंसेप्ट है और सॉलिड एंगल जो है वो आपका रिप्रेजेंट किया जाता है कि कोई डेल्टा एस कितना दूरी पर उसके स्क्वायर के रूप में आपका है, स्क्वायर डिस्टेंस पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई क्रॉस सेक्शंस का जो है एरिया निकाल रहे हैं अगर सॉलिड एंगल के हेल्प से, तो ये हमको एक फार्मूला के रूप में मिलता है, ठीक है ना। तो क्रॉस सेक्शन का एक एरिया हमको निकल जाएगा कि हमारा, तो यहाँ पर जो है सॉलिड एंगल के हेल्प से हम निकाल लेते हैं कि इसका एरिया कितना है। सॉलिड एंगल एक्चुअली जो है वो 3 डायमेंशनल शेप में, मान लीजिए कि कोई एक हमारा स्फीयर है और उसको कॉनिकली जो है हम काट रहे हैं सेंटर तक, तो वहाँ पर कितना एंगल बन रहा है वो हो गया पूरा एक, मतलब कि जो कोन है तो कोन का जो एंगल जो बन रहा है उसको हम सॉलिड एंगल के रूप में कहेंगे। और जो उस पर अलग अलग डिस्टेंस पर जो एरिया सबटेंड होते चल जाएगा, ठीक ना, तो वो आर पर निर्भर कर रहा है, इसलिए एंगल के साथ स्क्वायर ऑफ आर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमको उसका सरफेस एरिया हमको मिल जा रहा है। द नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग द इनक्लोजिंग एरिया remains constant whatever may be the distance of the area from the charge। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर आप देखिए कि इससे 1 2 3 4 5 से लेकर 9 नंबर ऑफ फील्ड लाइन निकला था और ये जो है यहाँ भी हमको काउंट किए तो 9 ही हमको मिला। तो नंबर ऑफ लाइन फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द enclosing area remains constant whatever
मे बी द डिस्टेंस ऑफ द एरिया फ्रॉम द चार्ज। तो इसका मतलब आपका ये है, समझ रहे होंगे। तो आप यहाँ पर देखिए कि P1 पर हम नंबर ऑफ, मेरा जो फील्ड लाइन है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो है हमारा उतना ही है जितना कि हमको P2 में हमको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि डेंसिटी के रूप में या क्लोजनेस के रूप में जो है वो हमारा क्या है कि P1 पर नंबर ऑफ लाइन उतना ही है और उसका एरिया जो है कम है। तो एरिया कम है तो उसका डेंसिटी जो है हमको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। उसी तरह P2 पर जो है एरिया बड़ा हो गया तो डेंसिटी हमारा कम हो गया, ठीक है। तो डेंसिटी हमारा ज़्यादा हो गया तो उसका स्ट्रेंथ जो है हमारा ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट इंडिकेट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दोज पॉइंट। तो एक तरह से जितना क्लोज होगा उसका स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा हमको मिलेगा। तो काफ़ी ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। हालांकि पूरा इलेक्ट्रिसिटी ही बहुत इंटरेस्टिंग है, केवल क्या है कि इसका कंसेप्ट वगैरह को ठीक से हमको समझ के चलना होगा। तो कंसेप्ट क्लियर रखिए, ठीक है। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको आसानी होगा। द फील्ड लाइन क्राउडेड वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड आर स्पेस्ड अपार्ट वेयर इट इज वीक। तो यही बात है, फिर से एक तरह से दूसरे ढंग से लिखा हुआ है। ये सारा जो है आपका NCERT बुक का ही लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड को हम पकड़ के उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। मेरा स्मार्ट कंसेप्ट चैनल में हमने जो एक स्टूडेंट के साथ जो पजल था कि उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो एक्चुअली क्या है कि उनको बुक ढंग से पढ़ते नहीं हैं या फिर ठीक से समझते नहीं हैं और यह समझाया नहीं जाता है। तो बहुत सारा फिर क्या करते हैं कि अलग कोचिंग ज्वाइन करते हैं, अलग टीचर चेंज करते हैं, अलग बुक करते हैं और ऐसे में क्या है कि वो पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो किसी एक बुक को पकड़िए और ढंग से उसको पढ़ के समझते हुए चलिए, ठीक है। तो जहाँ पर क्राउडेड होगा वहाँ पर स्ट्रांग हो जाएगा और जहाँ पर सेपरेट हो जाएगा, स्पेस से पार्ट हो जाएगा तो वहाँ पर वीक हो जाएगा। ये सब चीज़ें हम लोग। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन कटिंग द एरिया एलिमेंट आर वर्सेस एस के रूप में इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड लाइन एट दीज पॉइंट आर ई स्ट्रॉन्गर देन एस। तो यहाँ पर जो हम लोग अभी डिस्कस किए तो यही चीज़ है। इन ए गिवन सॉलिड एंगल को हम लोग डेल्टा ओम से दिखा रहे हैं यहाँ पर, इस तरह का रो से है। द नंबर ऑफ रेडियल फील्ड लाइन इज सेम। तो यहाँ पर आप देखें कि एक पर्टिकुलर सॉलिड एंगल जो कुछ भी हमारा बन रहा है तो नंबर ऑफ रेडियल लाइन जो है ना कि नंबर नहीं चेंज हो रहा है, नंबर नहीं चेंज हो रहा है। तो हमारा जो सॉलिड एंगल है उस पर नंबर ऑफ, चाहे जितना भी दूर चले जाए, नंबर हमारा जो है फील्ड का वो चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो बातें लिखा हुआ है कि इन ए गिवन सॉलिड एंगल द नंबर ऑफ रेडियल फील्ड लाइन इज सेम। तो ऐसे में हम इसको अगर देखें कि सिंस n मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइन एंड सॉलिड एंगल जो है वो एक तरह से कॉमन के रूप में हो गया, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड इज क्या होगा कि वो 1/r² पर डिपेंड करेगा।
तो ये चीज़ हम लोग फिगर से भी समझ चुके हैं कि जैसे जैसे हमारा R1 R2 दूर होते चला जा रहा है तो हमारा फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो R पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हमारा सॉलिड एंगल में नंबर ऑफ लाइंस जो है ना हमारा सेम हो गया। ठीक है, सॉलिड एंगल तो सेम है ही, सबके लिए कॉमन हो गया। तो ऐसे में मेन जो चीज़ है वो हो गया उसका रेडियल डिस्टेंस हो गया, और रेडियल डिस्टेंस पर जैसे जैसे हम दूर जाएंगे हमारा फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो कमज़ोर होता चला जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए कर्व ड्रॉन इन सच ए वे दैट tangent to it at each point is the directions of the net field at that point। कि हम लोग अभी तक अगर डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा सोर्स चार्ज से जो है स्ट्रेट लाइन में ही हमारा फील्ड निकल रहा है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप एज्यूम कीजिए कि दो पॉजिटिव चार्ज के रूप में हमको ले रहे हैं, नज़दीक में ला रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि रिपल्सन्स के रूप में होगा। तो रिपल्सन्स के रूप में होगा तो इसके जो रेडियली सारा जो है हमारा फील्ड लाइन निकल रहा था, अभी क्या है कि वे लोग तो रिपेल करेगा तो फील्ड भी एक दूसरे से हिट करता हुआ चला जाएगा, तो वो दूर भागने का कोशिश कर रहा था। ऐसे में क्या हो रहा है कि वो कर्व भी हो सकता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा फील्ड लाइन जो है हमेशा स्ट्रेट ही रहे, वो कर्व भी हो सकता है। अब कर्व होगा तो फिर ऐसे में हम फील्ड का डायरेक्शंस को कैसे जज करेंगे, फील्ड का डायरेक्शंस को हम कैसे जज करेंगे? तो यहाँ पर है कि उसमें कोई कन्फ्यूजन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, कि हम क्या करें कि सपोज मान लीजिए कि हमारा एक हमारा कर्व के रूप में फील्ड लाइन के रूप में हमको है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम क्या करेंगे कि वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का फील्ड का डायरेक्शन हमको उसके टेंजेंट से मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए कर्व ड्रॉन इन सच ए वे दैट टेंजेंट टू इट एट ईच पॉइंट इज द डायरेक्शंस ऑफ द नेट फील्ड एट दैट पॉइंट। तो टेंजेंट के पर्टिकुलर पॉइंट पर हम केवल टेंजेंट ड्रॉ करना है और उससे हमको फील्ड का डायरेक्शन हमको मिल जाता है। और फील्ड जैसे कि हमने बताया कि हम कोई पॉइंट सोर्स के रूप में जब ले रहे हैं तो उसका एक साइज के रूप में उसका रेडियल जो है देख रहे हैं कि वो एक स्फीयर के रूप में जो है चारों तरफ निकल रहा है। ठीक है, तो ऐसे में स्फीयर का 3D मतलब कि स्पेस में जो है उसका कर्व आपको मिलेगा। द फील्ड लाइन इज ए स्पेस कर्व इन 3D। द फील्ड लाइन आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। तो हम स्फीयर पर अगर हम निकाल रहे हैं, अब जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम अर्थ पर जैसे खड़े हैं, ठीक है, तो अर्थ पर यहाँ से लेकर अमेरिका तक दुनिया में सभी जगह पर मान लीजिए कि सब आदमी खड़ा है, ठीक है, और उसको आप एज्यूम कीजिए कि वो सब क्या है कि फील्ड के रूप में है। ठीक है, तो वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है या किधर टर्मिनेट हो रहा है, अगर ऐसा देखा जाए तो निश्चित रूप से वो सेंटर पर चला जाता है। और आप जानते हैं कि सेंटर जो है वो हमारा अगर सर्किल के रूप में हम पकड़ रहे हैं तो सेंटर से पास करने वाला जितना भी है ये यहाँ पर क्या होता है कि परपेंडिकुलर ही होता है। ठीक है, जिधर भी हम करेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर ही होता है। कभी आप किसी घर बनते हुए देखे होंगे तो जो दीवार खड़ा किया जाता है तो साहुल वगैरह की हेल्प से वो हम चेक क्या करते हैं, तो वो परपेंडिकुलर वर्टिकल डायरेक्शन ही चेक करते हैं जो कि सेंटर की तरफ से जाएगा, और वो जो है इसके चलते हम मानते हैं कि हमारा वॉल जो है उस पर्टिकुलर प्लेस पर बिल्कुल सीधा जा रहा है। तो यहाँ पर वही बात है कि द फील्ड लाइन आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज।
पैरेलल, स्ट्रेट और इक्वी स्पेस फील्ड जब हमको कहीं पर देखिए, ठीक है, चूँकि ये वेक्टर से रिलेटेड है, तो पैरेलल, स्ट्रेट और इक्वी स्पेस फील्ड लाइन जब होगा तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में हम लोग उसको देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जैसे कि दिखाया, सारे स्ट्रेट हैं, पैरेलल हैं और इक्वी स्पेस हैं, तो इसको हम कहेंगे कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और उसी तरह इसको भी बोलेंगे कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी कहेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर ये भी हम दिखलाए थे कि ये पॉजिटिव क्या है कि रिपल्सन से रिलेटेड हुआ, और नेगेटिव जो है वो इस तरह से अट्रैक्शन से होगा। तो फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे वो इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि हमेशा देखिए कि ये हमारा क्या है कि ओरिजिनेट तो हो रहा है, मगर यहाँ पर नेगेटिव होने के चलते क्या है कि वो फिर नेगेटिव में जाकर टर्मिनेट हो रहा है। तो ये हमेशा जो है इस तरह से फील्ड लाइन वगैरह ड्रॉ करने से रिलेटेड जो है कंसेप्ट क्लियर रखना होगा। मेरे ख्याल से फील्ड लाइन हम लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। तो उस पर जो है कि फील्ड लाइन फॉलो सम इम्पोर्टेंट जनरल प्रॉपर्टीज। अब जनरल प्रॉपर्टी के रूप में क्या है कि फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। तो ये हम लोग देख चुके हैं कि ओरिजिनेट हो रहा है और टर्मिनेट हो रहा है। इफ़ देयर इज ए सिंगल चार्ज, अगर है सिंगल चार्ज है, दे में स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। तो इस स्पेस में अगर सिंगल चार्ज है तो वो चाहे तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा या लगेगा कि इन्फिनिटी से आ रहा है। तो दे में स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। इन ए चार्ज फ्री रीजन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। और जो भी हमारा फील्ड लाइन वगैरह जो है वो आपका हमेशा कंटिन्यूअस के रूप में हम देखेंगे, उसको कहीं पर ब्रेक के रूप में नहीं मिलेगा। टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस बात को समझिए कि ये मान के चलिए कि जितना भी फील्ड लाइन है वो एक दूसरे को कहीं भी क्रॉस नहीं करता है। ये हम लोग 10th में मैग्नेट का फील्ड लाइन पर भी हम लोग देख चुके होंगे हैं कि फील्ड लाइन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करता है, क्रॉस नहीं करता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि थोड़ा देर के लिए ये हमारा एक कर्व है फील्ड लाइन का E1 का, और दूसरा कर्व हमारा A है। अगर A एक दूसरे को काटेगा तो ऐसे स्थिति में हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे तो हमको दो फील्ड लाइन का डायरेक्शंस मिल जाएगा, और ऐसे स्थिति में ये बहुत ही एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है डिफरेंट डायरेक्शंस हमारा फील्ड का नहीं हो सकता है। ये चीज़ हम लोग पीछे ही पढ़ चुके हैं। तो ये बात इसीलिए पता चलता है कि कभी भी एक फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है। तो इफ़ दे डिड, the field at the point of the intersections will not have a unique directions which is not possible। तो ये कभी होगा ही नहीं। ये दिमाग में हमेशा याद रखने का है कि ये ओवरलैपिंग नहीं करता है, क्रॉसिंग नहीं करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जितना भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में मतलब कि हमारा स्टैटिक चार्ज से ही रिलेटेड, हमारा फील्ड से रिलेटेड अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देखिए कि मैग्नेटिज्म में क्या था कि जो फील्ड लाइन था तो वो एक तरह से क्लोज लूप के रूप में बनता था कि हमारा नॉर्थ पोल से हमारा ओरिजिनेट तो होता था और साउथ पोल में टर्मिनेट होता था।
ठीक है। तो बाहर में हमारा फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ दिखता था, मगर अंदर में जो है वो साउथ टू नॉर्थ और इस तरह से एक क्लोज लूप के रूप में बनाता था। मगर वहीं पर अगर हम एक चीज़ देखें कि हमारा पॉजिटिव नेगेटिव के रूप में अगर ले रहे हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ तो ये फील्ड लाइन हमको मिलेगा, मगर जस्ट उल्टा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फील्ड लाइन आता हुआ नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है एक क्लोज लूप के रूप में ये नहीं बनाता है। तो मेरे ख्याल से फील्ड लाइन भी समझ चुके होंगे और हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। और आप कूलम्ब्स लॉ से भी रिलेटेड मेरा वीडियो देखे होंगे। कूलम्ब्स लॉ हमारा सोर्स चार्ज पर जो है वो सोर्स चार्ज है, तो सोर्स चार्ज हमारा फील्ड बना रहा है, ध्यान रखिए। सोर्स चार्ज हमारा फील्ड बना रहा है। अब इस फील्ड में को हम कैसे जज करेंगे, तो कोई हम एक टेस्ट चार्ज बहुत स्मॉल q लाते हैं। अब ये डिपेंड करता है पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, तो इसके चलते जो है फील्ड हमारा निकल रहा है। अब इस पर जो है हमारा कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस या रिपल्शंस लगेगा, ये हम लोग कूलम्ब्स लॉ से जाने थे। क्या था कि फोर्स जो था वो प्रोपोर्शनल हो गया था ए क्यू और क्यू के प्रोडक्ट पर, और इन्वर्स प्रोपोर्शनल हो गया था 1/r² पर, ठीक है। और ये हमारा जो स्पेस है उसकी परमिटिविटी पर भी डिपेंड करता है। तो इसका कांस्टेंट के लिए जो हम लेकर आए थे कि q/r², तो यहाँ पर था कि 1/4πε0 q/r²। तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ पे एक हमको फार्मूला मिला था। ई के लिए हमको फार्मूला मिला कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज के रूप में लिए, तो ऐसे स्थिति में हमको मिल गया 1/4πε0 q/r²। तो ये दो चीज़ जो है मेन फार्मूला के रूप में अभी तक हम लोग को मिला है, ठीक है फ्रेंड। हमारे चैनल से कनेक्टेड रहिए, सारे कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी बुक को थॉरली पढ़िए, वर्ड बाय वर्ड पढ़िए और उसके पेशेंस के साथ पढ़िए। अगर एक बार में नहीं समझ में आए दोबारा पढ़िए, हमारा वीडियो देखिए।